अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें और बहुत से मामलात शामिल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सबसे पहले आपको ये बताएं कि आज शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल का 140वां यौम विलादत है और इस मुनासिबत से मुल्क भर में तकरीबात भी जारी हैं। शायर मशरिक़ के कलाम में अगर बात की जाए तो एक ही शेर में उन्होंने सारा अपना अक़ीदा समो दिया था और वो शेर ये था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर अमल करने की तौफ़ीक दे। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे फ़रीद आलम, पेशावर से ज़ीशान काका खेल, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में जहांगीर मिनहास, इकराम होती और सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रीद आलम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। सिंध हुकूमत का इदारा तरक्यात की बहाली का मनसूबा भी नाकाम हो गया है, वजह क्या है? जितने मंसूबे इससे पहले हम देखते रहे कागज़ों पर वो मौजूद होते हैं, वहाँ वो कामयाब होते हैं, लेकिन ग्राउंड्स पर नाकामी ही मुकद्दर में ठहरती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इदारा तरक्यात कराची अपनी बहाली से कबल 14 साल तक शहरी हुकूमत के मातहत काम करता रहा और इसकी कुछ कारकर्दगी थी। इस दौरान KDA की जो अराजी थी उस पर बड़े पैमाने पर कब्जे भी किए गए, दीगर मामलात हुए, वहाँ पर अफसरान को हटा के नायल अफसरान को लगाया गया। लेकिन बल्दियाती इंतखाबात से चंद माह कबल 11 मई 2016 को हुकूमत सिंध ने एक जब नया SLGO 2013 मुतारिफ कराया तो उसके तहत बल्दिया उज़्मा कराची से KDA को अलहदा करके उसको आज़ाद हैसियत में बहाल कर दिया, यानी कि 2002 की हैसियत में बहाल कर दिया। उसके बाद 31 जून 2016 को KDA के जो डायरेक्टर लैंड थे नासिर अब्बास, उनको ही इजाफी चार्ज दिया गया इदारे के डायरेक्टर जनरल का, जिसके बाद तवक्का की जा रही थी क्योंकि DG KDA जो जिनको तैनात किया गया वो खुद KDA के मुलाजिम थे, तो तवक्कात ये थी कि हुकूमत सिंध जो है KDA को जो है बहाल करने के बाद शहरियों को रिलीफ फराहम करेगी। लेकिन ये इदारा जब KDA KMC से अलहदा हुआ तो फ़ाल होने के बजाय मज़ीद बुरहानी कैफियत में मुब्तला होता चला गया, जिसकी बड़ी वजह ये थी कि KDA के अफसरान जो गुज़िश्ता 14 साल से शहरी हुकूमत के मातहत काम कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही उनको आज़ादी मिली और उनको खुद मुख्तार हुए तो उन्होंने जो है अपने इख्तियारात का बेदरक इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया, बल्कि इदारे की जो अराजी थी, जो उम्मीद ये की जा रही थी कि अब ये जब अलहदा हुए तो शहरियों के जो प्लाट गुज़िश्ता साल चाइना कटिंग, गुज़िश्ता दिनों जो सालों में चाइना कटिंग की नज़र हो गए थे, कब्ज़ा हो गए थे, जिनकी मालियत खरबों रुपए बताई जाती है, उनको लोगों को दिलाए जाएंगे, उनको कब्जे खाली करा के उनको वापस उन मालकान को दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि खुद KDA के अफसरान ने जब इख्तियारात उनके हाथ में आए तो इदारे को मुस्तहकम करने के बजाय लूट मार के एक ऐसा बाजार गर्म कर दिया जिसकी कोई मिसाल दी नहीं जा सकती। खुद जो पहले डायरेक्टर जनरल जिनको सिंध हुकूमत ने बड़े उम्मीद से और बड़े यकीन दिलाया था कि KDA बहाल हो गया और शहरियों को रिलीफ फराहम करेगा, नई रिहायशी स्कीमें शुरू करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर KDA की स्कीमों में उसको मज़ीद बेहतरी लाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि डायरेक्टर जनरल साहब ने और दीगर अफसरान ने मिलकर प्लाटों की बंदरबांट के काम शुरू किया, जिसके बाद गुज़िश्ता 1 साल से साबिक DG नासिर अब्बास को नैब ने प्लाटों की बंदरबाट, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और सरकारी रेवेन्यू को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उन पर वो मुकदमा अभी चल रहा है और उनको ताहाल जो है नैब की हिरासत में गुज़िश्ता 1 साल से। KDA का जो बेसिक काम था, KDA कराची के अंदर जितनी भी तरक्की स्कीमें, रिहायशी स्कीमें हैं, वो KDA ही करता था। KDA इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता था, KDA सारे मामलात करने के बाद उसको KMC को हैंड ओवर कर देता था। लेकिन गुज़िश्ता 2-2.5 साल हो गए KDA को बहाल हुए KDA अभी तक जो है ना ही वो अपने इदारे के लिए कोई बेहतरी कर सका, ना ही शहरियों का एतमाद KDA पे बहाल हो सका है, ना ही KDA में कोई तरक्की हुई है। जबकि आप KDA का जो रेवेन्यू शहरी हुकूमत के दौर में KDA को जो रेवेन्यू वसूल होता था शहर भर से, उसकी वो तकरीबन 10 से 12 करोड़ होता था। लेकिन जब KDA आज़ाद हुआ तो उम्मीद ये की जा रही थी उस रेवेन्यू में इजाफा होगा, 12 की जगह 15, 16, 18 करोड़ रुपये तक ये जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बिल्कुल बरक्स आज KDA का जो रेवेन्यू है वो 6 से 7 करोड़ पे आ गया है।
केडीए के मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला बेहद पेचीदा हो चुका है। वहाँ पर तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। उसकी बड़ी वजह रेवेन्यू में खसारा है, प्लाटों की बंदरबांट है, शिफ्टिंग के नाम पे प्लाटों को जो है ये मुंतकिल किया जा रहा है दूसरी जगह पे। और इसके दूसरी एक और बड़ी वजह जो है, जो रेवेन्यू में खसारा हो रहा है, इनके अफसरान क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले अफसरान हैं, प्लाटों के जो नॉन यूटिलाइजेशन टैक्स होता है उसकी मद में लाखों रुपए वाजिबात हैं, उसको लिए बगैर अपने मामला तय कर लेते हैं और वो प्लाट नहीं लेते। इसके अलावा वहाँ पर जो शहरियों को इस मुश्किलात का सामना ये करना पड़ रहा है, इदारे के जो डायरेक्टर जनरल, मौजूदा डायरेक्टर जनरल है 1 साल से समीर सिद्दीकी, वो भी इदारे को बुरहान से निकालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। बदतरीन करप्शन की जा रही है। शहरी जो अपने का ज़रूरी कामों के लिए अपने प्लाट की ट्रांसफर मोटेशन के लिए आते हैं, उनको भी वहाँ पर डरा धमका के ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये जो अफसरान वहाँ पर तैनात हैं, गुजर चुका है जब केडीए अपनी अलग हैसियत में बहाल हुआ, लेकिन उसके बावजूद ना तो कोई नई स्कीम शुरू कर सका, ना कराची के शहरियों के लिए कोई फलाह बहबूद का काम किया, और ना ही रेवेन्यू में इजाफा कर सका। तो फिर जिसका ऑब्जेक्टिव था कि इसको अलग हैसियत में बहाल किया गया, वो पूरा नहीं हो सका। असल रुकावट कौन लोग हैं और इस रुकावट के मकासद क्या हैं? इसके जो असल रुकावट इसके अपने अफसरान ही है, क्योंकि उनकी विल नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते। वो ज़ाती हैसियत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का जरिया बनाया हुआ है केडीए को। गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान केडीए ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर यकीन दिलाया कि हम बहुत जल्दी कराची में 3 स्कीमें शुरू करने जा रहे हैं। एक केडीए स्कीम नंबर 1 में, एक नादरन बाईपास पर और एक लियाकताबाद के अंदर, जो हम लो कास्ट हाउसिंग मंसूबे के तहत शहरियों को प्लॉट और मकानात और फ्लैट अलॉट करेंगे। लेकिन वो स्कीमें सिर्फ कागजात पे, उनकी कोई मंजूरी नहीं हुई। अच्छा, इनके जो अपने अफसरान हैं उनका ज़्यादा जो फोकस होता है मुतबादिल प्लाट पर होता है। केडीए की एक स्कीम है जो मेहरान टाउन, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बनाई गई थी। उसके ऊपर 200 और 400 गज के प्लाटों की कटिंग है। वो वहाँ पर मुकम्मल तौर पे वो इलाका जो है कब्जा ग्रुप के हाथ में है। केडीए के अपने अफसरान है, वो अफसरान लोग उनके पास चक्कर लगा रहे थे, हुकूमत और हमें अपडेट कर रहे हैं। और इंतहाई अहम मामला है, इससे पहले हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात या अशिया फराहम की जाती हैं उस पर बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनमें सरचार्ज वसूल किया जाता है, जिसका मतलब तरक्की होता है। जैसा बिजली के बिलों पे सरचार्ज आता है। बड़ी सब फर्टिलाइजर मालिकान की जानिब से किसानों से जो सरचार्ज वसूल किया गया, उसमें से कितने फीसद हुकूमत को जमा करवाया गया और इस सरचार्ज के बाद कितनी तरक्की हुई? फैसल, देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत ने ये गैस के इस्तेमाल के ऊपर मुख्तलिफ शोबों में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस आयद किया गया। मुख्तलिफ उसका रेट था। मकसद ये था कि पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में अपनी तवानाई की जो ज़रूरियात पूरी करनी है, उसके लिए जो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो टैपी गैस पाइपलाइन हो, वो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन हो, या अंदरूनी मुल्क हमने नए मंसूबे शुरू करने हैं तवानाई के शोबे में इंफ्रास्ट्रक्चर के, तो हमारे पास पैसा होना चाहिए कौमी ख़जाने के अंदर, ना कि हम जो पहले ही हमारा बजट खसारे का शिकार होता है वहाँ पर बोझ बने। इस मकसद के लिए ये सरचार्ज आयद किया गया। लेकिन उसके बाद जब ये अल्टीमेट बोझ आवाम पर ही पड़ा, CNG साफीन की बात करें, पावर सेक्टर के साफीन की आप बात करें, या फर्टिलाइजर प्लांट्स की बात करें, एंड ऑफ द डे ये सरचार्ज आवाम पर ही मुंतकिल होता है। लेकिन मुख्तलिफ शोबों ने जब ये अरबों रुपए की कलेक्शन शुरू की तो उन्होंने हीले बहानों से टाल मटोल करके लिटिगेशन पहले की, स्टे ऑर्डर्स हासिल किए, और फिर अल्टीमेटली एंड पे जाके इस अमाउंट को उन्होंने अपने ही खातों के अंदर इसको एडजस्ट करवा लिया। कुछ अर्सा कबल एक शोबे के अंदर 40 अरब रुपए 4-5 साल तक कौमी खजाने में जमा नहीं करवाए गए थे इसी सरचार्ज की मद में, और फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से एक बिल मंजूर करवाकर उस रकम को भी एडजस्ट कर लिया गया। अब एक और शोबा, फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालकान बहुत बाअसर हैं, यूरिया खाद की किल्लत है, और इनके साथ साथ इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक और मामले की इंक्वायरी की भी मंजूरी दी थी कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान जब इन्होंने सरप्लस यूरिया पैदा की तो रियायती निरखों पर इनको गैस मिलती है, उस रियायती निरखों के ऊपर इन्होंने सस्ती खाद तैयार करके आलमी मार्केट में एक्सपोर्ट की, फरोख्त की, विंडफॉल यानी कि ज्यादा मुनाफा कमाया, किसानों को फायदा नहीं मिला। अब मामला यहां पर यह पहुंचा कि वजारत सनअत और पैदावार की सरकारी दस्तावेज के मुताबिक ये इंकशाफ हुआ है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में यूरिया खाद की तैयारी के अंदर जो उसकी सारा प्रोसेस है, उसकी फी बोरी कीमत कितनी है, और उसके साथ साथ उस फी बोरी कीमत में
गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की कितनी अमाउंट है जो कि किसानों से या आवाम से ये फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालकान वसूल करें। फैसल साहब, इस वक्त यूरिया खाद की एक बोरी की कीमत है मार्केट के अंदर 1740 रुपए से लेके 1760 रुपए, जबकि इसकी जो तैयारी का प्रोसेस है इसके अंदर कॉस्ट ऑफ गैस की लागत का जो हिस्सा है वो 456 रुपए है। सरचार्ज फी बोरी जो कैलकुलेट किया गया है वो 405 रुपए है। जीएसटी 34 रुपए है और दीगर जो अखराजात है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है, पैकिंग है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो सब शामिल करें तो वो रकम 388 रुपए बनती है। उसके ऊपर ये सारे टैक्स आयद करके ये 1740 से 1760 रुपए के ऊपर किसानों को फरोख्त हो रही है, जिसके अंदर 405 रुपए फी बोरी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज शामिल है। और आप सुनकर हैरान होंगे, ये रकम किसानों से मुसलसल वसूल की जा रही है और इसकी ये रकम जो अब अक्टूबर 2016 से ऑनवर्ड, अक्टूबर 2016 में इन फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालकान ने अदालत से हुक्म इम्तना हासिल किया। कौमी खजाने में ये रकम बिल्कुल जमा नहीं हो रही और इसकी वजारत तवानाई से हमने कंफर्म किया है ये रकम 40 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है। यानी कि अवामुन्नास से और किसानों से 40 अरब रुपए फर्टिलाइजर के प्लांट्स के मालकान ने वसूल कर लिए हैं। स्टे ऑर्डर हासिल किया हुआ है लेकिन वसूली तर्क नहीं की और यह रकम कौमी खजाने में जमा नहीं करवाई जा रही। इस 40 अरब रुपए के अंदर सबसे बड़ा जो शेयर है जो वाजबात का जो किसानों से वसूल किया जा चुका है, वो एक कंपनी अपनी पॉकेट में डाल के बैठी है। उस कंपनी का नाम है एंग्रो फर्टिलाइजर। ये वही कंपनी एंग्रो ग्रुप जिसके दीगर मामलात के हवाले से, जिनका टर्मिनल भी है एलएनजी का, जिसके हवाले से नया तहकीकात कर रहा है। एंग्रो फर्टिलाइजर के जिम्मे 32 अरब रुपए है। उसके अलावा पाक अरब, फातिमा फर्टिलाइजर वगैरह के फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी और एग्रीटेक के जिम्मे तकरीबन 8 अरब रुपए के लगभग वाजिबुल अदा रकम है। अदालत से आपने हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है, किसानों से वसूली जारी है। ये सरकारी दस्तावेज के अंदर इंकशाफ हुआ है कि मुसलसल ये वसूली का सिलसिला जारी है, कौमी खजाने के अंदर ये रकम जमा नहीं करवाई जा रही। अच्छा, पाक अरब जिसके अंदर हमने इसमें जिक्र किया, ये फातिमा फर्ट जो कंपनी है, ये पाक अरब वही कंपनी है फैसल साहब जो हमने अपने प्रोग्राम में स्टोरी की थी डॉक्यूमेंट्स के साथ कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद काका नबासी साहब ने अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में इस कंपनी के ऊपर नवाज शाह का एक नया रिकॉर्ड कायम किया था, जिसकी अब सुनने में आया कि तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने जाते हुए इक्तिसादी राब्ता कमेटी के बतौर चेयरमैन पाक अरब फर्टिलाइजर कंपनी को 80 मिलियन क्यूबिक फीट यौमिया गैस माड़ी गैस फील्ड से बराह रास्त उसको फरोख्त करने की इजाजत दी बगैर किसी मुसाबती बिडिंग के। कोई इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। और इसी कंपनी की गैस को एक और माजी में एक और फर्टिलाइजर प्लांट्स को दिया गया था, बाज़ाब्ता मुसाबती बिडिंग की गई थी। सस्ती तरीन लोकल गैस को आपने फर्टिलाइजर एक कंपनी के मालिक को आपने बगैर बिडिंग हासिल किए कि मार्केट में कौन कितनी बिडिंग इसकी बिड दे सकता है। लोग महंगी दरामदी गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, सार्फिन इजाफी कीमत अदा करते हैं। वो सस्ती तरीन गैस जो 80 मिलियन क्यूबिक फीट यानी कि 8 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया, और हम लोकल गैस के एक क्यूबिक फीट को तरस रहे हैं, इस ग्रुप को वो एलोकेट करके गए। और लेकिन दूसरी जानिब इस ग्रुप का रवैया यह है कि वो जीआईडीसी की रकम किसानों से कलेक्ट कर रहे हैं, कौमी खजाने में जमा नहीं करवा रहे। 32 रुपए की रकम जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंग्रो फर्टिलाइजर प्लांट्स के पास मौजूद है। दूसरी जानिब ईसीसी ने ही हिदायत की थी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी को और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन को कि आप एक इंक्वायरी करें, जायजा लें कि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान सस्ती गैस हासिल करके खाद तैयार करके आलमी मार्केट में फरोख्त की गई, विंडफॉल प्रॉफिट आया, उसकी इनको जो हमने बकाया सब्सिडी देनी है उसके साथ एडजस्टमेंट की जाए ताकि कौमी खजाने के ऊपर आवाम पर बोझ कम हो। अब दोनों वजारतें ले तो लाल से काम रही हैं क्योंकि इन फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालकान का वहां पर बहुत ज्यादा असर रसूख है। इस हवाले से हमने गुज़श्ता रोज फिर मौक़िफ़ हासिल किया एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी का, चूंकि कलेक्टिव लेवल के ऊपर इस एसोसिएशन हम कोशिश करते रहे कि इनके किसी चेयरमैन या तर्जुमान को तलाश करके उनका मौक़िफ़ हासिल किया जा सके, लेकिन सिर्फ एंग्रो फर्टिलाइजर जिसके ज़िम्मे 32 रुपए वाजिबुल अदा हैं और वो मुसलसल किसानों से जीआईडीसी की रकम वसूल कर रही है, कौमी खजाने में जमा नहीं करवा रही। उनके तर्जुमान से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल स्टे ऑर्डर हासिल किया हुआ है, लेकिन हमारे अदाद शुमार के मुताबिक जो हमारी यूरिया खाद की कीमत है हम बहुत सस्ती तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर जीआईडीसी की कीमत उसमें शामिल ही नहीं है। जबकि वजारत सनत और पैदावार ये कह रही है कि ये तमाम फर्टिलाइजर तैयार करने वाली कंपनियां यूरिया खाद की फी बोरी के ऊपर 405 रुपए इस टैक्स की सरचार्ज की मद में वसूल कर रही हैं। कौमी खजाने में अक्टूबर 2016 से जमा नहीं करवाया जा रहा। इस मामले की फौरी तौर के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। माजी के बरक्स जिन कंपनियों ने स्टे ऑर्डर हासिल किए, अरबों रुपए की रकम उन्होंने अवाम से जमा की और फिर इंतहाई खामोशी के साथ उन्होंने ये रकम एडजस्ट करवा ली, कौमी खजाने में वो रकम आज तक नहीं आई। अगर यूरिया की फी बोरी खाद की कीमत में
ये रकम आवाम से वसूल की जा रही है, या तो कौमी खजाने में जमा हो। अगर स्टे ऑर्डर हासिल है तो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और वजारत खजाना को चाहिए कि अदालत को जहां से जिस हाई कोर्ट से स्टे हासिल लिया गया है उनको जाके बताएं कि कोर्ट ऑर्डर करे कि उस मुल्क के गरीब किसानों से ये 405 रुपए फी बोरी वसूली का सिलसिला तर्क किया जाए। अगर कौमी खजाने में ये रकम नहीं आ रही तो फिर इन फर्टिलाइजर प्लांट्स के मालकान के जेब में भी ये रकम नहीं जानी चाहिए। अब देखना होगा कि असद उमर साहब जो मामला ICC के अंदर भी इस मामले का वो तहकीकात कर रहे हैं, वो इस मामले को किस हद तक लेके जाते हैं, इनसे विंडफॉल प्रॉफिट की रिकवरी करते हैं, और ये जो GIDC की रिकवरी की जा रही है लेकिन कौमी खजाने में जमा नहीं हो रही, वो इसके ऊपर क्या डायरेक्शन करते हैं, और कोर्ट में जाकर हमारे लीगल काउंसिल क्या वहां पर स्टैंड लेके इस मसले को रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। ठीक, बड़ी साहब, असद उमर साहब के लिए एंग्रो के अंदर कौन लोग बैठे हैं, वहाँ पे इख्तियार में कौन लोग हैं, ये कोई जानना इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो इसका हिस्सा भी रहे हैं। पेशावर से जीशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 986 फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो नामुकम्मल हैं और ये अब से कुछ साल पहले लगाए गए थे। जीशान, मैं आपसे जानना चाहूँगा इसके लिए बजट कितना था, जो मुकम्मल किए गए उनके क्या हालात हैं, और ये किसकी जानिब से पैसे दिए गए थे, इसकी देखभाल करनी किसने थी? खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल कबल 2006 में मुशर्रफ की दौर में साफ पानी फिल्ट्रेशन का मनसूबे का आगाज़ किया गया था, जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाना था। लेकिन 12 साल गुजर जाने के बाद भी ये मनसूबा तकमील को नहीं पहुंचा, और इसकी बड़ी वजह यह है कि इसकी जिम्मेदारी, इसका ठेका जो था वो किसी खास कंपनी को नहीं दिया गया था। अभी कोई खास कंपनी इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं कर रहा। अगर बात की जाए सूबे की, तो पूरे सूबे में 986 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है लगाने थे, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। अगर पिशावर की बात की जाए तो पिशावर में 209 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने थे, लेकिन 209 तो न लगाए जा सके, सिर्फ 33 प्लांट जो है लगाए जा सके, जिसमें से अभी 28 जो है वो गैर फाल है, 5 जबकि जो है वो फ़ाल है। लेकिन जो गैर फाल है उसकी हालत ज़ार ये है कि उसमें न नलका है, न उसके पाइप है, और ना जो है वो अपनी हालत में रहे। उनके लिए जो जगने लगाए गए थे, उसके लिए जो नलके लगाए गए थे, वो चोरी होकर एक वीरान खंडर सा बन गए हैं। अभी इसके लिए जो चौकीदार रखे गए थे उनको भी तनख्वाही न देने की वजह से वो मजबूरन वो चौकीदारी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। अगर फंड की बात की जाए तो इसके लिए 2 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया गया था वफाक की जानिब से, लेकिन इसको किसी खास इदारे को न देने की वजह से ये जो है तातुल का शिकार है। अभी जो है इसकी जिम्मेदारी WSSP वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पिशावर को दी गई है। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि हमारे पास सारे फाल है। पिशावर में जो 33 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उनके मुताबिक 33 फाल है, लेकिन हमने जब खुद विजिट किया, खुद देखा, तो इसमें से 28 जो है वो गैर फाल है, जबकि 5 जो है वो फाल है। लेकिन उसकी भी हालत है कि उसमें ना फिल्ट्रेशन ठीक से काम कर रहे हैं, ना नलके ठीक है, और ना जो है उसमें पाइप है। अगर ये इसका मकसद क्या था? मकसद यही था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को साफ पानी दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर पिशावर में और खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर बेशतर इलाकों में पीने के साफ पानी के लिए जो पाइपें हैं वो बहुत पुरानी हो गई है, बोसीदा हो गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज फैल रहे हैं। डॉक्टरों से जब हमारी बात की तो ज़्यादातर अवाम जो है पिशावर के बलखसूस जो है मैदे, दांतों और इसके साथ साथ स्किन के जो है अमराज में मुब्तला हो गई है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि पिशावर में जितने पाइप बिछाए गए हैं वो तकरीबन 50 साल से ज़्यादा पुराने हैं और वो बोसीदा हो गई है, जंगालूद हो गई है। लेकिन इसी मकसद के लिए ये मनसूबा शुरू किया गया था, लेकिन ताहाल जो है इसका मुकम्मल ना होना तशवीशनाक बात है। अच्छा जिशान, ये बताइए कि साफ पानी की फरामी मुल्क भर के अंदर उसकी वजह से लोगों को बहुत से साफ पानी फराम न होने की वजह से बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और एक अंदाजे के मुताबिक साफ पानी फराम न होने की वजह से जो 70 से 80% बीमारियों का मुख्तलिफ लाहक होती हैं, उसकी बुनियादी वजह एक गलीज पानी जो पहुँचता है, जरासीम वाला पानी उनको मिलता है। इस हवाले से हम देखते हैं कि पंजाब के अंदर जो साफ पानी के मंसूबे शुरू किए गए उसके अंदर भी इसी किस्म की बेज़ाब्तियाँ सामने आई, और नैब ने अल्टीमेटली नैब लाहौर ने इसके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ किया। यहाँ पर भी आपकी स्टोरी के मुताबिक सिर्फ पेशावर में 33 फिल्ट्रेशन पावर प्लांट्स तनसीब किए गए, जिसमें से 28 खराब होकर बंद हो गए, 2 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है।
क्या नैब पेशावर की जानिब से, नैब खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इस मामले की कोई इंक्वायरी की गई है या ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के हुकाम ने इस मामले की निशानदेही की है या जिम्मेदारों का कोई तयन किया गया है? जी बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट था आइडल हाइड्रो कंपनी के जो मालिक है शेख रमज़ान मोहम्मद रमज़ान शेख जो है, उनको कल जो है 11 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया है नेब ने। नेब ज़राए से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि तहकीकात जारी है, इनको इन पर जुर्माना आयद करना है या जो है इनको मजीद सजा में तोसी करना है, इसका तयन अभी किया जाएगा। लेकिन कल खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो पेश हुए और उनको जो है 11 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया गया है। अच्छा, उन्हें तो गिरफ्तार किया गया था, पेशावर डेरा इस्माइल खान रोड की तमीर के हवाले से एक मनसूबा था। क्या जो उनकी गिरफ्तारी के अंदर जो नैब ने तहकीकात अब तक की है उसके अंदर ये फिल्ट्रेशन प्लांट का मामला भी शामिल है? जी बिल्कुल, फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मामला भी शामिल है। इस मंसूबे में जो है कई बार ठेकेदारों को तब्दील कर दिया गया है, उनकी भी तहकीकात जारी है, जबकि इनमें जो बैंक का जो है कि एहलकार था उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी मजीद तहकीकात उनसे जो है जारी है। अभी तक हमें नए अपडेट्स नहीं मिला है, हम कोशिश करेंगे कि उनसे। ठीक, बहुत शुक्रिया का खेल, आप पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत की बात की जाए तो कॉटन जिनर्स का किरदार भी बहुत अहम है, और अब एफबीआर की जानिब से कॉटन जिनर्स के साथ और बिलखुसूस इंडस्ट्री के मालिकान के साथ गैर मुनसिफाना रवैया बरता गया है। बैंक अकाउंट्स इनके बंद कर दिए गए हैं। भट्टी साहब, एफबीआर क्या जवाब पेश कर रहा है? फैसल, देखिए, हमारी मुल्क की मौशियत के अंदर ज़राअत का शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, और उसके अंदर फिर जो हमारे स्पेशल कॉटन कपास की पैदावार है वो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत एक सबसे अहम सतून है, क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सारे टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर ही उनका इन्हिसार है। उस हवाले से बजाय इसके कि हम इस शोबे के अंदर फैसिलिटेशन करें, इस्लाहात लेके आएँ, बेहतरी लेके आएँ, इस वक्त ये शोबा इंतहाई अपने तारीख के सबसे बड़े चैलेंजेस का इसको सामना है और बहुत सी मुश्किलात पेश आ रही हैं। एफबीआर ने कॉटन जिनर्स और ऑयल मिल्स इंडस्ट्री के हवाले से अप्रैल 2014 में एक SRO 188 जारी किया, जिसके नतीजे में कॉटन ऑयल सीड की फ़रोख्त पर 2% और ऑयल केक पर 5% सेल टैक्स ख़त्म करके कॉटन सीड की फ़रोख्त के ऊपर 6 रुपये फी 40 किलोग्राम उन्होंने सेल टैक्स आयद कर दिया। इस इक़दाम के नतीजे में एक ये अच्छा फैसला था, जिसके नतीजे में कौमी ख़जाने में अरबों रुपए का सेल टैक्स जमा हुआ। लेकिन बदकिस्मती से मामला ये हुआ कि जब अप्रैल 2014 में ये SRO 188 जारी किया गया, इस SRO की उस वक्त की हुकूमत ने वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल ना की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला इसके बाद सामने आया, जिसमें ये वाज़े तौर पर कहा गया कि और भी मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक कुछ ऐसे टैक्सेशन से मुतल्लिक मामला थे जिनके SRO जारी किए गए थे, लेकिन वफाकी काबीना की मंजूरी हासिल नहीं थी, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये इस SRO की वफाकी काबीना से मंजूरी न होने के नतीजे में इसको गैर मौसर कर दिया गया। उसके बाद एफबीआर ने, ये वजारत खजाना ने, बजाय इसके कि आप जाके इसकी तौसीक करवाते वफाकी काबीना से, इस मामले को हल करते। कपास के काश्तकार मैं जाती तौर पर जानता हूँ वो बदतरीन माली बहरान से दो चार हैं गुज़श्ते 4-5 सालों के। वज़ीर खजाना असद उमर साहब और चेयरमैन एफबीआर को इस मामले के फौरी नोटिस लेना चाहिए। सबसे इस स्ट्राइक के नतीजे में, कपास की खरीदारी रोकने के नतीजे में सबसे जो बुरी तरह मुतासिर होना है वो कपास का काश्तकार मुतासिर होना है। उसके हाल पर रहम खाएं और इस मसले को आप हल करें। जो इसके अंदर मसाइल हैं, रुकावटें, उसको दूर करके कपास की जाके फरोख्त शुरू हो सके। बड़ी साहब, कल ही हमने स्टोरी की थी कि कपास के काश्तकारों ने अब कपास उगाना छोड़ दिया है और दूसरी फसलों के लिए वो अब सोच रहे हैं। जहांगीर मिन्हाज साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आज़मीन हज को सफरी और रिहायशी सहूलतों की फराहमी के हवाले से हज पॉलिसी 2019 अभी तक सामने नहीं आ सकी। कितनी मुरतब हो गई है, किस हद तक तश्कील हो गई है और कब तक आ जाएगी? देखिए, इसमें
फैसल जो बड़ा प्रॉब्लम है वजारत मज़हबी अमूर को वो ये है कि अब जो नई पॉलिसी है 2019 की, इसमें वो जो अखराजात थे 2018 के जो सफरी और वो जो हज के किरायों के हवाले से जो अखराजात थे, फ़ज़ाई कंपनियों ने जो किराए मुकर्रर किए थे उसको कैसे मीट अप किया जाए, उसमें कैसे कमी लाई जाए। अब बहुत सी तवक्कुआत जो हैं वो नूरुल हक कादरी साहब जो नए वज़ीर आए मज़हबी अमूर के, उनसे लोगों की वाबस्ता हैं। जो 2018 का हज था, जो रवां साल जो हज कराया गया, उसमें जो सरकारी स्कीम का पैकेज था वो 2,80,000 रुपये था। और अब जो जिस तरह आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जो किरायों में जो बिल्डिंगें हैं जो सऊदी अरब में, जो मदीना पाक में, जो मक्का मुकर्रमा में, उनके जो किराए बढ़ रहे हैं, इस तरह ये लग ये रहा है कि 55,000 का जो इजाफा है वो मुतवक्के है हज पैकेज में जो सरकारी स्कीम का है। इसके पैरेलल आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो वज़ारत मज़हबी अमूर के लिए ये है कि जो प्राइवेट स्कीम है जिसमें 40% लोगों को जो आज़मीन हज को लेके जाते हैं, उनका जो पैकेज है वो 4.5 लाख से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक है। उसको कैसे मीट अप किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो सरकारी स्कीम को प्रायोरिटी देते हैं। उसमें जो पैकेज था वो 2,80,000 का था, और जो अब 2019 की पॉलिसी आ रही है उसमें 3,20,000 तक जो सरकारी स्कीम का आज पैकेज है वो मुतवक्के है। अब जो लोग बच जाते हैं, जो सरकारी स्कीम में जो अप्लाई करते हैं, 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और उसमें जो कोटा है हमारा वो 1,90,000 हज्जियों का है। और इस साल ये भी अच्छी खबर है कि सऊदी जो गवर्नमेंट है वो 20,000 का मज़ीद कोटा देने जा रही है। इस तरह जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको जो आबादी की बुनियाद पर जो हर साल हज का कोटा दिया जाता है वो पाकिस्तान का 2,10,000 से तजावज़ कर जाएगा। ये तो अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो वज़ारत मज़हबी अमूर के लिए है वो ये है कि जो प्राइवेट स्कीम है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए। हमारे यहाँ लोग गरीब लोग हैं, मुतवस्सित लोग हैं, जो लोग अपने वालिदैन को पैसों की बचत करके हज कराते हैं, और इस मुक़द्दस फरीज़े में हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को भेजा जाए। उसमें जब वो सरकारी स्कीम में अप्लाई करते हैं जिसका पैकेज 2,80,000 था, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 3,10,000 तक होगा, उसमें तकरीबन 1,10,000 बंदा एडजस्ट हो पाता है 1,90,000 में, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया कि 60% जो लोग हैं वो जाएंगे सरकारी स्कीम के तहत, और 40% 40% जो लोग हैं वो प्राइवेट स्कीम के तहत जाएंगे। अब जो लोग जो हज कुल अंदाजी में रह जाते हैं, जो नाकाम हो जाते हैं, उन्हें मजबूरन फिर प्राइवेट स्कीम का सहारा लेना पड़ता है। और प्राइवेट स्कीम का जो पैकेज है वो 4.5 लाख से शुरू होकर 8 लाख रुपए तक है। उनका ये दावा है कि हम जो सरकारी स्कीम के लोग हैं इनके लिए बिल्डिंगें ली जाती हैं, वो हरम पाक से दूर होती हैं, वो अजीज़िया में ली जाती हैं जहाँ मनास के हज होते हैं मीना के करीब, तो हम जो बिल्डिंगें देते हैं वो होटल पैकेज होते हैं, वो हरम पाक के करीब होते हैं। इस तरह लोगों की अपनी चॉइस भी होती है। इसी तरह मदीना पाक में जो बिल्डिंगें, एक मदीना पाक का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर सरकारी हो या प्राइवेट, वो उसके करीब तरीन है मस्जिद नबवी के। तो जो सरकारी स्कीम का पैकेज है वो उसमें भी इजाफा होने जा रहा है, क्योंकि जो आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ रही है, जो बिल्डिंगों के किराए बढ़ रहे हैं, जो सफरी अखराजात होंगे। फिर हमारे यहाँ PIA जो है वो रिलाय सिर्फ हज और उम्रा पे करती है। अब नूरुल हक कादरी साहब आए हैं, ये हज के मामलात को समझते भी हैं और इनका दीनी हलकों में बड़ा एहतराम भी है। इनके लिए जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इस पॉलिसी में जो सरकारी स्कीम का पैकेज है उसको कैसे मीट अप किया जाए, उसमें जो तफावत पाई जाती है सरकारी स्कीम में और प्राइवेट स्कीम में, उसको कैसे मीट अप किया जाए। तो इस पे जो पॉलिसी बनने जा रही है उसमें जो 55,000 का जो इजाफा मुतवक्के है ओवरऑल, उसका फ़र्क सरकारी स्कीम पे भी आएगा, और प्राइवेट स्कीम तो वैसे उसमें बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। अच्छा जंगीर मीना साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में आखिरी दिन में वफाकी काबीना ने एक समरी पेश हुई थी, और उसमें ये फैसला किया गया था कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो एक प्राइवेट हज ऑपरेटर्स का एक मामला है वो तनाज़ा इख्तियार करता है, उसके बाद मामला लिटिगेशन में जाते हैं, तो उसको ग्रेजुअली उसको सरकारी शोबे में लेके जाए, उस सिलसिले को ही ख़त्म कर दिया जाए। ये मामला बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वफाकी काबीना के इजलास में आया था और वहाँ पर ये डायरेक्शन दी गई थी। क्या गवर्नमेंट इस मामले के ऊपर गौर कर रही है कि जो प्राइवेट हज के ऑपरेटर्स हैं उनको इस मामले से आउट कर दिया जाए? और उसके साथ जो सफरी अखराजात के वाले से आपने बात की, हमारे हम पड़ोसी ममालिक के अंदर हमेशा से हम देखते हैं कि वहाँ पर भी फ्यूल की यही लागत होती है और रिहायशों के इंतजाम किए जाते हैं इसी किस्म के होते हैं, लेकिन वहाँ पर हज के अखराजात कम हैं पाकिस्तान के मुकाबले में। इसकी क्या वजूहात है? उसकी वजह यह है कि भट्टी साहब सऊदी अरब हो या बांग्लादेश हो, वहाँ पे हज पे सब्सिडी दी जाती है, और हमारे यहाँ वो कहते हैं कि हज एक ऐसा मुक़द्दस फरीज़ा है जो हर साहिब हैसियत मुसलमान पे फ़र्ज़ है। तो हमारे यहाँ चूँकि सब्सिडी नहीं है, फिर हमारे यहाँ ये बड़ा अलमिया ये है कि जो हमारी कौमी एयरलाइन है सऊदी, जो PIA एयरलाइन है, वो हमारी 40 हज और उम्रा के किरायों पर रही है। जो हज और उम्रा हमारे यहाँ आपको पता है रमज़ान में बड़ा हमारे यहाँ हर बंदा की ख्वाहिश होती है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो उम्रे की अदायगी के लिए जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि हज उम्रा का जो एक्ट के
हवाले से एक बिल टेबल हुआ है कौमी असम्बली में, और उम्रे का जो ऑपरेशनल है वो इस वक्त वजारत मजहबी अमूर के अंडर भी नहीं है, वो टूरिज़म के पास है। तो वो अगर ये वजारत मजहबी अमूर के पास आ जाए और इसको सरकारी स्कीम की तवील में दे दिया जाए, सरकारी स्कीम के ज़रिए तमाम जो लोग हैं जो हमारे अप्लाई करते हैं उनको लिया जाए, तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि आप देखें कि 2.5 लाख रुपए का फ़र्क है जो मजीद जो सरकारी स्कीम का और प्राइवेट स्कीम का है। अब 2,80,000 रुपया जो है वो सरकारी स्कीम का है, और 4.5 लाख से पैकेज शुरू होता है प्राइवेट स्कीम का, और ये 8.5-9 लाख फिर उनकी एक आगे जो आ जाती है प्ली आ जाती है कि कोई लोग जो खुद अफोर्ड करना चाहते हैं, जो प्रायोरिटी भी जाना चाहते हैं, जो 40 डेज़ का पैकेज होता है हमारा सरकारी हज का, उसको 20 डेज़ का लोगों की फिर तरजीह होती है कि पहले मदीना पाक ले जाया जाए और हमें जल्दी वापस जो है वो अर्ली जो फ़्लाइट्स वापस आती हैं पाकिस्तान में उनको लाया जाए। ये स्कीम अगर सरकारी स्कीम को सिर्फ इसको प्रमोट किया जाए, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट स्कीम है जो खुद रेगुलेट करती है वजारत मजहबी अमूर, उन लोगों ने वजारत मजहबी अमूर की ब्यूरोक्रेसी को यरगमाल बना रखा है। वो अपने पैकेज के लिए, अपनी बिल्डिंगों के लिए, अपनी फ़ज़ाई कंपनियों के जो उनके मामलात होते हैं वो हमारे जो सरकारी स्कीम की जो बुकिंग हो रही होती है उससे कबल ही वो तय कर लेते हैं। फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वजारत मजहबी अमूर के लिए ये भी आता है कि हमारे यहाँ जो सरकारी स्कीम के 1,20,000 हाजी हैं जो 60% के हिसाब से जा रहे हैं, उनको कैसे टिकटें ली जाएँ, उनको कैसे मैनेज किया जाए। यही वजह है कि हर साल हमारे यहाँ ये इशू भी आ जाता है कि बहुत सारी फ़्लाइटें मिस हो जाती हैं, ताख़ीर से जाती हैं। साहब, इस वक्त जो मामला परेशानी का बायस बन रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि फ्यूल की कीमत में इजाफा हुआ है, तो जिसके नतीजे में किरायों में इजाफा होगा, फ़ज़ाई कंपनियां किराया बढ़ाएंगी। लेकिन जो फैक्ट ये है कि जो जेट फ्यूल है जो जहाज़ों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल परवाज़ों में, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है पाकिस्तान के अंदर आए, सिर्फ 17% GST है। उसके ऊपर ना पेट्रोलियम लेवी आयद है, ना डीलर्स मार्जिन है, ना रेगुलेटरी ड्यूटी है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब फ्यूल बहुत सस्ता होता है, किराए कम नहीं होते, अब भी जेट फ्यूल सबसे सस्ता है। तो क्या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि वो जेट फ्यूल के ऊपर जो इस वक्त GST है 17% का, उसको थोड़ा रिव्यू करे, ये फ़ज़ाई कंपनी के साथ बैठकर बात की जाए कि आप किरायों को एक मकूल हद तक बढ़ाएं, ताकि जो हज करने वाले हज के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी हैं उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, और हमारे रीजन के अंदर कंपिटिटिव जो एयर फेयर है वो सामने उनका स्टडी भी की जा सकती है। तो कोई वजारत मजहबी अमूर के पास ऐसा कोई प्लान है जिसके ऊपर रिव्यू करके किरायों को, फ़ज़ाई कंपनियों को किरायों को कम करवाया जा सके? इसमें भट्टी साहब जो हमारी कौमी एयरलाइन है ये वो उनका जोर तो सिर्फ उसी पर चल सकता है, और उनका मौक़िफ़ ये है कौमी एयरलाइन का कि हम पहले ही खसारे में, हमारे जो सारा जो साल के अखराजात हैं वो हज उम्रा से ही पूरे हो रहे हैं। तो जो दीगर निजी फ़ज़ाई कंपनी हैं उसमें जो सऊदी एयरलाइन के अलावा हमारे यहाँ 2-3 कंपनी हैं, वो उनके लिए भी ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। वो उनकी नज़रें होती हैं कि साल के बाद जब हज आएगा, क्योंकि उनकी अर्ली बुकिंग हो जाती है, उनके सारे जो अखराजात होते हैं साल के वो इसी से निकाले जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ये जो कोई हमारी कंपनी है जो फ़ज़ाई कंपनी है PIA के अलावा कोई हज करारों में कमी के लिए वजारत मजहबी अमूर की शराइत मान ले। ठीक, बहुत शुक्रिया जहांगीर मिनाज साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। मुल्क की आला ब्यूरोक्रेसी में मौजूद 23 अफसरान इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने हक़ाइक़ से पर्दा उठाया है, और ये वो लोग जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं, ये पर्दा नशीनों के नाम तो बताइए ज़रा। फैसल, देखिए, ये काफ़ी अरसे से एक डिबेट भी जारी है, और इस मामले कानूनी पहलुओं से भी इस मामले का जायज़ा लिया जा रहा है कि पाकिस्तान में आला ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो लोग फाइज हैं, स्पेशली ग्रेड 18 से 22 तक, किन किन अफसरान के पास दोहरी शहरियत है। इस हवाले से पहले भी कुछ रिपोर्ट सामने आई, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने एक बाज़ाब्ता तौर के ऊपर रिपोर्ट तैयार की, और ये रिपोर्ट बाज़ाब्ता तौर के ऊपर पार्लियामेंट में जमा करवाई गई है, जिसके अंदर बताया गया कि ग्रेड 18 से ग्रेड 22 तक के 23 अफसरान के पास ताहाल गैर मुल्की शहरियत मौजूद है। ये बहुत बड़ी डिबेट रही थी कि हमारे फैसला साजी के अंदर हमारी सीनियर ब्यूरोक्रेसी मौजूद होती है, और बहुत से हसास मामलात के अंदर फैसला साजी हो रही होती है, वफाकी काबीना के इजलास हों या दीगर मुल्की अमूर से मुतल्लिक इजलास हों, तो यहाँ पर ऐसे अफसरान मौजूद हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है। तो एटलीस्ट स्टेट को और मुख्तलिफ इदारों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि किस किस के पास दोहरी शहरियत है। ये हम बात करें सिर्फ ग्रेड 18 से ग्रेड 22 तक के, जबकि ग्रेड 17 और उससे नीचे भी बहुत से ऐसे सरकारी अफसरान हैं जिसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमिन भी शामिल हैं, जिसके अंदर सूबाई हुकूमतों के मातहत मुलाजमिन भी शामिल हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है। इस हवाले से जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने ये रिपोर्ट तैयार की है, इसमें बताया गया है कि ग्रेड
18 से 22 तक के मजमूई जो अफसरान के पास जो उनकी तादाद है दोहरी शहरियत की वो 23 अफसरान हैं। इनमें से 5 अफसरान के पास अमरीकी शहरियत है, 8 अफसरान के पास कनाडा की शहरियत है और 9 अफसरान बरतानवी शहरियत रखते हैं। इसमें अब ग्रेड 22 की हम बात करें, जिसके अंदर ग्रेड 22 की राबिया जवेरिया आगा हैं, नवीद कामरान बलोच हैं और सरदार अहमद नवाज सुखेर हैं जो कि दोहरी शहरियत के हामिल हैं। इसी तरह हम 21वें ग्रेड की बात करें जो कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो रिपोर्ट तैयार की उसके मुताबिक एडिशनल IGP एजाज हुसैन शाह हैं और इसके साथ साथ शेर अफगन खान भी दोहरी शहरियत रखते हैं। इसी तरह 20 ग्रेड के 7 अफसरान के पास दोहरी शहरियत है। DIG लाहौर जैगम इकबाल हैं, जैगम इकबाल शेख हैं, शाहिद जवेद मिर्ज़ा हैं, फरहान बेग हैं, अली सरफराज हुसैन हैं, सारा सईद हैं, डॉक्टर मोहम्मद अजमल और रशीद मंसूर भी शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं 19वीं ग्रेड की। 19वीं ग्रेड के 4 अफसरान हैं जिसमें वशाइक हैं, साइमा अशरफ हैं, बरकत हुसैन खोसा हैं और मोहम्मद अजहर रऊफ दोहरी शहरियत के हामिल हैं। ग्रेड 18 के 5 अफसरान शामिल हैं जिसमें सोहेल अहमद शेख हैं, इसके साथ SP आदिल मेमन हैं, मोहम्मद असलम राव हैं, राबी औरंगजेब हैं और साइमा अली जो कि ग्रेड 18 की ऑफिसर हैं, ये भी दोहरी शहरियत रखते हैं। ये वो 23 अफसरान हैं जो हमने ग्रेड 18 से 22 तक की बात की जो कि वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन हैं, इनके सिविल सर्वेंट्स हैं। ताहम प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस के जो अफसरान हैं उसका वो अदाद-ओ-शुमार इसमें शामिल नहीं है। मुख्तलिफ जो इतलात सामने आई, रिपोर्ट सामने आई कि सूबाई अफसरान की भी बड़ी तादाद एक ऐसी मौजूद है जिनके पास दोहरी शहरियत है। अब मामला यहाँ पर यह है कि जब अरकान पार्लियामेंट के हवाले से जब दोहरी शहरियत के हवाले से पाबंदी हुई और बहुत से अरकान को अहल होना पड़ा और रिसेंटली दोहरी शहरियत के मामले के ऊपर सेनेटर्स हजरात को भी उनको उनके नोटिफिकेशन उनके सेनेटरशिप के मनसूख किए गए, तो ये वो लोग जो आला ब्यूरोक्रेसी में तैनात हैं, मेरे ख्याल में इनको खुद भी फैसला करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर जिस तरीके से दोहरी शहरियत के मामले के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और स्पेशली मुल्क की गवर्नेंस, मुल्क की फैसला साजी और जिन आला सतह के इजलासों में ये ब्यूरोक्रेट शरीक होते हैं, तो वहाँ पर उस बात का तकाजा है कि बजाय इसके कि कहीं कोई स्पेशल एक ऑर्डर है तो फिर आप अपनी दोहरी शहरियत सरेंडर करें। मुल्की हालात और उसके साथ साथ जो फैसला साजी के अंदर मौजूद हुकूमती फोरम है वहाँ पर जो आपकी पार्टिसिपेशन है, शायद उनका तकाजा है कि इन अफसरान को दोहरी शहरियत तर्क करनी चाहिए गैर दीगर ममालिक की। तो अब देखना ये होगा कि ये इन अफसरान के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो ये खुद सेल्फ इनिशिएटिव उनका सामने आता है कि वो ये दोहरी शहरियत तर्क करते हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या किसी अदालत की जानिब से कोई हतमी जब फैसला आएगा और फिर ये दोहरी शहरियत तर्क करते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने पार्लियामेंट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है कि ये वो अफसरान हैं जो ग्रेड 18 से 22 में हैं और इनके पास ताहाल दोहरी शहरियत मौजूद है। ठीक, बट साहब इससे पहले कानून क्या था अगर आप दोहरी शहरियत रखते हैं और पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज में भी आप हैं? इस हवाले से कुछ वजाहत वाज़ेह तौर पर ये मामला नहीं था कि क्या आप दोहरी शहरियत रखते हो और आप सिविल सर्वेंट आप बन सकते हैं या नहीं बनते, या सरकारी मुलाजिम बन सकते हैं या नहीं। लेकिन अब जिस किस्म की डिबेट का आगाज़ हुआ और अरकान पार्लियामेंट की जानिब से भी ये जब स्पेशली उन्हें दोहरी शहरियत के हामिल अरकान को रुकने पार्लियामेंट के लिए नाअहल करार दिया गया, तो उनकी जानिब से भी आवाज़ उठी कि फिर ये तरीक़ेकार सबके लिए यकसा होना चाहिए कि उन्हीं इजलास के अंदर कहाँ पर एक MNA, एक वज़ीर या एक MPA, एक सूबाई या वफाकी वज़ीर जिस इजलास में शरीक है, जितनी मुल्की मामलात से मुतल्लिक उन्हें आगाही है या उन्हें दस्तावेज़ तक रसाई हासिल होती है, उतने ही हमारे ब्यूरोक्रेट्स को उन मामलात तक, फैसला साज के इदारों तक और उसके साथ साथ दस्तावेज़ तक रसाई होती है। तो वही असूल, वही पैरामीटर्स उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए। तो अब ये वाज़ेह तौर पर दिखाई देता है कि आने वाले दिनों के अंदर शायद ब्यूरोक्रेट्स के पास कानूनी तौर के ऊपर भी दोहरी शहरियत रखने का शायद जवाज़ ना रहे। लेकिन इस वक्त जो मामला है जिसके ऊपर हर तरफ से ये आवाज़ उठाई गई, तो शायद इन अफसरान को इस मामले में खुद ही फैसला करना चाहिए कि उन्हें दोहरी शहरियत तर्क करनी पड़ेगी, क्योंकि मुल्की अमूर से मुतल्लिक जो आप फैसला साजी के इदारों फोरम में आप शरीक होते हैं, वहाँ पर आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप दूसरे मुल्क की शहरियत भी रखें और पाकिस्तान के अहम फैसला साजी के अमूर में भी आप शरीक हो। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।